प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 19 वाक्य विचार। शब्दों का व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाता है। ये भाषा की मूल इकाई है। इसके द्वारा ही भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति होती है। वाक्य विभिन्न शब्दों के योग से बनते हैं तथा हर शब्द का अपना अर्थ होता है, जो वाक्य को व्यवस्थित एवं सार्थक बनाता है। जैसे नेहा किताब पढ़ रही है, गाय का दूध लाभदायक होता है, हम सब भारतीय हैं, बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। उपयुक्त सभी वाक्यों में प्रयुक्त सभी शब्द सार्थक हैं तथा एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होने के कारण अभीष्ट अर्थ व्यक्त कर रहे हैं। तो अगर परिभाषा के उससे देखा जाए तो सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जो किसी भाव एवं विचार को पूर्णतया व्यक्त कर सकता है वाक्य कहलाता है। वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य वाक्य में जिसके विषय में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, शिक्षक उद्देश्य है क्योंकि उनके विषय में कुछ बताया गया है। विधेय वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ बताया जाता है वो विधेय कहलाता है। जैसे शिक्षक बच्चों को पढ़ा रही है। उपयुक्त वाक्यों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं विधेय है क्योंकि वाक्य में उद्देश्य शिक्षक के विषय में बताया गया है। निम्नलिखित वाक्यों में उद्देश्य और विधेय अंगों के विषय में समझिए। मोर नाचता है, मेरा बड़ा भाई क्रिकेट का खिलाड़ी है, मेरी बहन की सहेली आजकल आगरा में रहने लगी है। तो वाक्य में मोर उद्देश्य है और नाचता विधेय है। ठीक है, इस वाक्य में मेरा बड़ा भाई उद्देश्य है और क्रिकेट का खिलाड़ी है वो विधेय है। मेरी बहन की सहेली उद्देश्य है और आजकल आगरा में रहने लगी है विधेय है। ठीक है, 2 और 3 में उद्देश्य और विधेय का विस्तार है, मतलब वो पूरा डिटेल में है। भाई उद्देश्य है और मेरा बड़ा विस्तार है, सहेली उद्देश्य है और मेरी बहन की उद्देश्य विस्तार है, क्रिकेट का खिलाड़ी है, विधेय का उद्देश्य विस्तार है। ठीक है, अब इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि वाक्य में आशय की स्पष्टता प्रकट करने के लिए उद्देश्य और विधेय में विस्तार किया जाता है। उद्देश्य और विधेय के आधार पर वाक्य के 5 अंग होते हैं: कर्ता, कर्म, क्रिया, पूरक, विस्तारक। ठीक है, तो कर्ता वाक्य में काम क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं। जैसे यश लिख रहा है, यश कर्ता है। कर्ता का विस्तार जब कर्ता से पहले उसकी विशेषता बताने वाले शब्दों का प्रयोग हो तो वह कर्ता का विस्तार कहलाता है। जैसे निशा की बड़ी बहन दिव्या गा रही है, दिव्या कर्ता है और निशा की बड़ी बहन कर्ता का विस्तार है। कर्म वाक्य में जिस पर क्रिया का फल पड़े वो कर्म कहलाता है। जैसे आराध्या गीत गा रही है, गीत क्या है? गीत कर्म है। कर्म का विस्तार यदि कर्म से पूर्व उसकी विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों का प्रयोग हो तो वह कर्म का विस्तार कहलाता है। जैसे आराध्या भारतीय शैली का गीत गा रही है, गीत कर्म है और भारतीय शैली का कर्म का विस्तार है। क्रिया क्रिया वाक्य का आधार है, जिसके बिना वाक्य होता ही नहीं। वाक्य में कार्य होने या करने को प्रकट करने वाला पद क्रिया होता है। जैसे मैं जाता हूँ क्रिया है। पूरा कुछ क्रियाएं अपूर्ण होती हैं, वे अपना अर्थ पूर्ण करने के लिए पूरक लगाती हैं, अतः वाक्य में कथन को पूरा करने के लिए प्रयुक्त शब्द पूरक कहलाता है। जैसे कबीरदास महाकवि थे, इस वाक्य में महाकवि पूरक है। विस्तारक विशेषता प्रकट करने वाले विशेषण के अलावा भी वाक्य में अन्य शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें विस्तारक कहते हैं। जैसे गत यानी कि पिछले महीने में वर्षा रुकने का नाम नहीं ले रही, इस वाक्य में गत माह से विस्तारक है। वाक्य के भेद 2 आधारों पर किए जाते हैं: अर्थ के आधार पर वाक्य भेद और रचना या बनावट के आधार पर वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, प्रत्येक वाक्य अलग अलग अर्थ प्रकट करता है। इस आधार पर वाक्य के 8 भेद माने गए हैं: विधानवाचक, निषेधात्मक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक और विस्मयवाचक। विधानवाचक
जिस वाक्य में क्रिया के होने या करने का सामान्य कथन हो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम जा रहे हो, निषेधात्मक वाक्य। जिस वाक्य में क्रिया न होने या न करने का कथन हो उसे निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम स्कूल नहीं जाओगे। प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य में प्रश्न प्रकट किया गया हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम कल क्यों नहीं आए थे। संकेतवाचक वाक्य। जिस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर आश्रित होता है उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सूर्य डूबेगा तो अंधेरा छा जाएगा। संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्य में क्रिया के होने या न होने का संदेह प्रकट हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वह चला गया होगा। इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य से बोलने की इच्छा, आशा, कामना, शुभकामना, आशीर्वाद आदि प्रकट हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम्हें जन्मदिन की बधाई हो। आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में आज्ञा, अनुमति, अनुरोध या आदेश प्रकट किया गया हो उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे परेशान मत कर। विस्मयवाचक वाक्य। जिस वाक्य से हर्ष, शोक, विस्मय आदि के भाव का बोध हो उसे विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अरे चोट कैसे लगी। रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना या बनावट के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य तथा मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो वह सरल वाक्य कहलाता है। जैसे हिंदी के अध्यापक ने मुझे उपन्यास पढ़कर सुनाया। संयुक्त वाक्य। समानता के आधार पर जो 2 वाक्य समुच्चय बोधक से जुड़े हों तो उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे अमर ने कविता सुनाई और निशा ने कहानी सुनाई। उमंग ने पत्र लिख लिया लेकिन तुमसे पत्र लिखा नहीं गया। मिश्रित वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो तथा दूसरा आश्रित उपवाक्य हो तो वह मिश्रित वाक्य कहलाता है। जैसे यश ने बताया कि वो पास हो गया। यश ने बताया कि जो लड़का मुझे मिला था वह पास हो गया। पहले वाक्य में यश ने बताया प्रधान उपवाक्य और वह पास हो गया आश्रित उपवाक्य है कि समुच्चय बोधक शब्द से दोनों उपवाक्य जुड़े हैं, अतः ये मिश्रित वाक्य है। दूसरे वाक्य में यश ने बताया प्रधान उपवाक्य है और जो लड़का मुझे मिला था और वो पास हो गया आश्रित उपवाक्य है। विशेष टिप्पणी। संयुक्त वाक्य समानाधिकरण समुच्चय बोधक से जुड़ते हैं और मिश्रित वाक्य व्यधिकरण समुच्चय बोधक से जुड़ते हैं। अब बारी आती है वाक्य परिवर्तन की। कैसे? रचना की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन। रचना की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन का ज्ञान हमारी अभिव्यक्ति कुशलता को विकसित करता है। ठीक है, सरल वाक्य से हम मिश्रित वाक्य कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। प्रधानाचार्य के प्रार्थना सभा में आने पर बच्चों ने कार्यक्रम शुरू किए। इसको हमें मिश्रित, ये सरल वाक्य है, मिश्रित वाक्य में कैसे बनेगा ये? जैसे ही प्रधानाचार्य प्रार्थना सभा में आए बच्चों ने कार्यक्रम शुरू किया। अवकाश होने पर हम कैंटीन में गए। जब अवकाश हो गया तो हम कैंटीन में गए। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना। वह फिल्म देखने सिनेमा घर गया। ठीक है, संयुक्त वाक्य। वह सिनेमा घर गया और उसने फिल्म देखी। अक्षित बल्ला लेकर खेलने गया। अक्षित ने बल्ला लिया और वो खेलने लगा। दक्षित अपने कंधे की चोट के कारण नहीं खेला। दक्षित नहीं खेला क्योंकि उसके कंधे पर चोट लगी थी। संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाना। वह विद्यालय में आया और उसने पाठ पढ़ा। वह विद्यालय में आया जहां उसने पाठ पढ़ा। कवि सम्मेलन प्रारंभ हुआ और वर्षा ने खेल बिगाड़ दिया। जैसे ही कवि सम्मेलन शुरू हुआ वैसे ही वर्षा यानी बारिश ने खेल बिगाड़ दिया। सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य बनाना। सीमा आलू लेने सब्जी मंडी गई। ये सरल वाक्य है। सब्जी मंडी गई क्योंकि उसे आलू खरीदने थे। सीमा सब्जी मंडी गई क्योंकि उसे आलू खरीदने थे। सीमा सब्जी मंडी गई और उसने आलू खरीदे। सर्दी के कारण वह कांप रहा था। वह कांप रहा था क्योंकि सर्दी पड़ रही थी। सर्दी पड़ रही थी और वह कांप रहा था। ठीक है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन। वह पार्क में टहल रहा था। खेल से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। विधानवाचक। ठीक है, वह पार्क में टहल रहा था।
खेल से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। निषेधात्मक, वह पार्क में नहीं टहल रहा था, खेल से स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है। क्या वह पार्क में नहीं टहल रहा था? क्या खेल से स्वास्थ्य अच्छा रहता है? संकेतवाचक, तुम कहोगे तो वह टहलने जाएगा, खेलोगे तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा। संदेहवाचक, अब वह टहल रहा होगा, शायद खेल से स्वास्थ्य ठीक रहता है। इच्छावाचक, उसे टहलने आना चाहिए, खेल से स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए। टहलने से स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए। आज्ञावाचक, वह पार्क में टहले, खेल खेलो, स्वास्थ्य अच्छा रखो। विस्मय अधिबोधक, क्या खूब, वो पार्क में टहल रहा था, आहा, खेल से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। ठीक है, तो चलिए दोहराते हैं क्या पढ़ा हमने। जब कई पदों के योग से बना वाक्यांश एक पद का कार्य करता है तो उसे पदबंध कहते हैं। पदबंध के 6 भेद होते हैं: संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण, क्रिया, अव्यय तथा क्रिया विशेषण। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ वाक्य विचार, जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।